बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ टीवी नेटवर्क से शाज़िया खान आपको कहती है खुश आमदीद। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, फॉर्मर FIA सरबरा, चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन द इंटीरियर, सितारा शुजात, निशान इम्तियाज़, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, जितने भी तारुफ कराऊँ कम है, रहमान मलिक साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। रहमान मलिक साहब, इस वक्त हम अगर बात करें तो सेनेट इलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहिल पर है। आपको क्या लग रहा है, किसकी कामयाबी मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा कि आज यानी मिडनाइट से जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर का ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा मेरा। ठीक है। तो लिहाजा करेक्शन के साथ ठीक है, अगर कोई मेरे दोस्त सुने तो मैं वो करेक्शन ज़रूर करना चाहूँगा। बाकी जितने भी आपने चीज़ें गिनी हैं वो तो परमानेंट ताहयात जिस तरह चलेंगी, चलती रहेगी। क्वेश्चन आपने कोई मुश्किल भी किया और इजी भी किया है। देखें, अगर तो ये यूरोप होता और 51 गिलानी साहब के यहाँ और उनके 47 कुछ बढ़ते रहते हैं, कभी कम होते रहते हैं, आपको पता है कैसे वो क्या होता है, तो शायद उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या जो भी इलेक्शन कमीशन था या खुद भी वो इनवाइट करते कि जी आप मेजॉरिटी आप अपनी सीट संभाल लें। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक वहम भी है और वहम बहुत बार सही हो चुका है, तो लिहाजा हर कोई किस्मत आजमाई करता है, क्योंकि सीक्रेट वोट बैलेटिंग में कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वोट अगर कोई दे भी दे तो वो डिसीट नहीं हो सकता। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहा है, तो लेट देम डू इट। लेकिन सर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनकी क्रिएटिबिलिटी पे थोड़े सवालात भी उठे, हफीज़ शेख को भी हमने देखा, उनको भी IMF का मेंबर कहा गया। अब सादिक संजरानी हैं, जिनको कहा जा रहा है कि मुक़्तदिर क़ुव्वतें जो हैं वो उनको दोबारा सेनेट चेयरमैन मुंतखब करना चाहती हैं, तो ऐवान बाला में अपोजिशन की अक्सरियत है। तो अगर सादिक संजरानी साहब के हक में ये चीज़ चली जाती है तो इसका मतलब एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट की जीत हो जाएगी। मैं मफरूज़ों पे बात नहीं करता हूँ जी, और आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकती हैं, ना मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूँ, और मैं इसको उस वक्त हकीकत नहीं समझता हूँ जब मेरे सामने को वैलिड प्रूफ लेके ना आए। मैं एक इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ, मैं यकीन करता हूँ जब मैं कोई एविडेंस देखता हूँ तो एविडेंस के भी अंदर जाता हूँ, और जब ये तसल्ली हो जाती है कि एविडेंस ठीक है, ओनली देन आई टॉक। तो मेरा लिए ये आपकी बात को मैं मफरूज़ों पे और आप अपने ख्याल समझते हुए इस पे कोई कमेंट नहीं करता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं ओपन बैलेट की। इमरान खान साहब ने कहा कि जी ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, 3.25 साल का अरसा भी गुजर गया, जबकि आईने पाकिस्तान में शिक मौजूद है। आप लेजिस्लेशन करते, आप पहले से ये तैयारी करते, ये एकदम से ऑर्डिनेंस ला कर वो चाह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग हो, ये किस हद तक सही था? शाजी, आपने तो सवाल भी खुद किया और जवाब भी खुद दे दिया। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का है, एक क्लियरली स्टेट्स के जो इलेक्शन होगा चेयरमैन सेनेट का, ये बाय सीक्रेट बैलेट होगा, और जब आइन इसके मतलब 100% श्योर है तो फिर प्रेसिडेंट भी वो जिस रेफरेंस की आप बात कर रही हैं नहीं कर सकता था सुप्रीम कोर्ट को। ये एक वायलेशन थी, और शायद आने वाले वक्त में ये एक रेफरेंस बनेगा, जो भी को आएगा आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा रख के। और जहाँ तक तल्लुक है उस इनका ऑर्डिनेंस लाना, जबकि ऑलरेडी अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लें तो स्टैंडिंग कमेटी से वो लॉ जिसके तहत ये इसको ओपन बैलेट में लाना चाहते थे, वो वहाँ पे नेशनल असेंबली में पड़ा हुआ है। तो जब चीज़ कोई नेशनल असेंबली में पड़ी हुई है तो फिर ऑर्डिनेंस आप कैसे ला सकते हैं? तो मेरे लिए ये 3-4 ऐसी वायलेशंस थी, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया, और बिल्कुल कानून के मुताबिक, और पाकिस्तान की आवाम की जो मंगे हैं और अवाम की मंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि एक उनका तरीकाकार था, क्योंकि दे वर स्केर्ड, और पता नहीं वो राइटली स्केर्ड थे कि ये हाथ हो जाना है, हाथ तो हो गया। तो बहरहाल जब उनका काम हुआ था वो भी ज़मीर की आवाज़ थी, अब इस तरफ भी ज़मीर की आवाज़ लग रही है। तो मुझे सिर्फ दुआ यही है
कि कल शाम को कहीं हम फिर ना कहें कि ये भी ज़मीर की आवाज़ है। तो वैसे मैं बताऊं, सेनेट में अभी मैं चेक कर रहा था, कोई भी ज़मीर नहीं है वहाँ पे, ज़मीर नाम का बंदा कोई नहीं है। तो जिस ज़मीर की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे ये इसकी डेफिनेशन उस कॉन्शियस की, उस ज़मीर की वो हो जो हमने पढ़ी या लिखी या उसको समझा। लेकिन शायद हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ज़मीर की जो डेफिनेशन है उसको अपनी तरह या एक नए अंदाज में उसको ट्रांसलेट करना चाहता है। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, तो फिर यही कर लें कि ज़मीर के ऊपर भी एक ऑर्डिनेंस ले आएँ कि ज़मीर की आवाज़ बेसिकली कैसे डिफाइन किया। तो सारे सियासत से निकल जाएगी अगर मैं यही कह रहा हूँ, ज़मीर की आवाज़ को डिफाइन करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो एक, जहाँ आपने बात की है, मुझे याद आया जी कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था मेहरान बैंक की। तो यूनुस हबीब साहब की एक डायरी नज़र आई मुझे, पिछले दिनों मुझे को मेरा कुलीग लेके आया था, मुझे दिखा रहा था। तो अगर मैं उसको पब्लिक करूँ, आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियन हमारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी इस वक्त किसी चीज़ को डिसबैलेंस नहीं करना चाहता, लेकिन ये फैक्ट है। अच्छा सर, मजाक एक तरफ है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग जो है पाकिस्तानी सियासत में एक अहम इशू रहा है, एक चैलेंज रहा है। आप समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए? मैं एक चीज़ बताऊँ, आपने मजाक की बात की है, ये जो मैंने बात की है ना इसकी यूनुस हबीब अली, मजाक नहीं है, हकीकत। नहीं सर, मैं वो बात कर रही हूँ कि अगर आप कह रहे हैं ना कि नाम निकाले जाए तो कोई, मैं तो आप मजाक नहीं है, ये किसी वक्त आना है। अच्छा, और हो सकता है किसी वक्त मेरा मूड होगा तो मैं ले आऊंगा, ऐसी बात। लेकिन आप ब्रेकिंग फैस्ट टीवी नेटवर्क को ही देंगे फिर? जी, ब्रेकिंग आप देंगे फेस्ट टीवी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आज आपने हमारी प्लेटफॉर्म से बात। अच्छा चलो, वो तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में उस वक्त मैं कहाँ हूँगा, कहाँ से, किस जगह से, इस्लामाबाद से या कराची से, कहाँ से करता हूँ। बहरहाल वदारा अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो आपको कम से कम उसमें से शेयर जरूर मिलेगा। चले, हम भी वेट करेंगे। अच्छा सर, अब हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसका एक इशू रहा है कि वो हमेशा से चैलेंज का शिकार रहा है हॉर्स ट्रेडिंग। आप समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए, और खत्म होनी चाहिए तो कैसे होगी? देखें, हॉर्स ट्रेडिंग मैं ये समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग, जिसे मैं वोट ट्रेडिंग कह रहा हूँ, और मैंने आर्टिकल भी लिखा है एक जो कि कल था, जिसका नाम था वोट फ्रॉम डेमोक्रेसी टू वोट ट्रेडिंग, और मैंने उसके साथ एक ये भी लिखा था कोई जर्नी ऑफ वोट टू नोट। तो जब ये वोट टू नोट चली गई तो इसका मतलब हुआ, फिर मैंने कहा इसको क्या फ़ायदा है ऐसे इलेक्शन कराने का, वोट की कीमत बहुत है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी कीमत 70 करोड़ जाहिर कर चुके हैं। तो इसको आप स्टॉक एक्सचेंज में ले जाएं और वोट को स्टॉक एक्सचेंज में कर दें, और इलेक्शन के करीब उसकी कीमत लगेगी। जिसके पास इतनी बसात है वो जाएगा अपने स्टॉक एक्सचेंज में वोट लेके आके, जी मेरे इतने वोट है जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे हैं, तो लिहाजा मुझे चेयरमैन बना दें या डिप्टी चेयरमैन बना दें। तो मैं तो लग रहा है मुझे ऐसे कि जो हम इंप्रेशन दे रहे हैं वो तो एक ट्रेडिंग का यही लगता है कि आप ये स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली जाऊँ तो जैसे क्रिकेट में बुकीज़ होते हैं, वो लगा रहे होते हैं शर्तें, हमें आने वाले वक्त में इस पर भी शर्तें लगेंगी और इस पर भी जुआ खेला जाएगा, और फिर हम ढूंढते फिरेंगे बुकीज़ कहाँ हैं, वो किधर गए हैं बुकीज़ जो उन्होंने ये कहा था फलां जीतेगा फलां हारेगा। तो लिहाजा ये हम अच्छी ट्रेडिशन सेट नहीं करती। उसका तरीका ख़त्म करने का ये है कि वी शुड ब्रिंग वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन, और वो सारी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, गवर्नमेंट की हैं, सारे मिल के ये फैसला करें कि लेजिस्लेशन कैसी होनी चाहिए। तो अगर हम अच्छी लेजिस्लेशन ले आएँ, स्ट्रिंजेंट ले आएँ, जिसमें सख्ती भी हो, जिसमें ईजी हैंडलिंग भी हो, और ये मेक श्योर हो जाए कि जल्दी ट्रायल हो के जो लोग ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ के उनको सजा वाकई दें जो कि होनी चाहिए। आई थिंक खत्म हो जाएगा। डिटरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी हम जो सेगमेंट पे बात कर रहे हैं वो है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और यही हमारे प्रोग्राम में आज जो चलेगा वो ये चंक चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे लोगों को, सेनेटर्स को ख़रीदो फरोख्त की बात की उन्होंने, और बिकाऊ की बात की, और बहुत बड़ी मंडी लगती है। अगर हुकूमत को जब वो वोट दिया जाएगा तो क्या उस तरफ भी हम यही हमारा ख्याल जाएगा, ध्यान मेरा ख्याल है कि मैं वसीयत एक फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, एक छोटा सा इन्वेस्टिगेटर होने की हैसियत से मैं ये जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब दिए हैं, मैं इस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन करता हूँ कि यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, all the agencies at your disposal, why don't you get hold of them and take action? और अगर आपने भी बात मेरी तरह ही करनी है और स्ट्रीट में बैठे हुए बात ने भी यही करनी है जो आप कर रहे हैं, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर किस किस्म के हैं? आपकी होल्ड क्या है?
सर उन्होंने पिछले तो निकाले थे ना 20 MPs अपने, जब वो 2018 का जो बात था। अभी बात करें अभी तो ये 17 जो हैं, आप समझते हैं कि इनमें से आज 2 को निकाला है पीटीआई की हुकूमत ने, वो तो 2 मेंबर को निकाला है। मुझे पता लग गया कि सिंध से 2 को निकाला, सिंध से एक, जैकबाबाद से एक और कहीं डेरकी वगैरह से। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर अभी क्या वो दूसरे 16 निकालेंगे? अगर वो 16 निकालेंगे तो वो तो गई हुकूमत, तो गई उसी टर्न डाउन होगी। क्या अब इमरान खान साहब जो इतने स्टेटमेंट देते थे नजरिया जरूरत पर आ गए? मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं ये चीज़ जो है अगर ये आगे चलती गई और ये डिमांड 16 निकालने की बढ़ी तो कहीं इमरान खान साहब किस दिन मूड में बैठे हुए कहीं असेंबली को डिसॉल्व ना कर दें। मेरा ये मुझे खतरा लग रहा है। मैं आज ओपन पब्लिक से बात कर रहा हूँ कि मुझे ये खतरा महसूस हो रहा है कि अगर ये चीज़ें बढ़ी और इमरान खान ने ये देखा कि मेरे बस में कोई चीज़ नहीं है, जैसे अभी कहा मजबूर हैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी, और वो काम नहीं कर सके जो उनको करना चाहिए, तो फिर ताने पड़ेंगे ना बाद में, आप प्राइम मिनिस्टर थे क्यों नहीं कुछ किया। तो पेशतरिस के वो ताने आए, इट्स लाइकलीहुड कि वो ही सेज गुड बाय टू एवरीवन। और अगर असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर वही पुराने का पुराना नया सिस्टम, वही तरीका कार शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करेंगे? कोई मुश्किलात नहीं है, दुनिया पूरी में होता है ये। इंडिया में देखें प्राइम मिनिस्टर और है, वहाँ का जो गवर्नर है किसी और जगह का, स्पीकर किसी और जगह का। मसला ये कि मुल्की मुफाद पे कोई काम नहीं करता। सर अगर मिलके अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं तो उनको सिद्ध के दिल से कबूल कर लें अवाम का फैसला समझते हुए, और मिल बैठ कर काम करें, बजाय इसके कि फिर टांग उसकी उनकी खींचनी शुरू कर दें। तो यही तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम किसी को आगे बढ़ता देखते नहीं हैं, और जो इर्द गिर्द लोग होते हैं लड़ाई कराने वाले और इशू क्रिएट करने वाले, वो सारी तबाही करते हैं। तो अगर वो लेट्स से प्रिज्यूम के 12 की रात को अनाउंस हो जाता है यूसुफ रजा गिलानी एज दी चेयरमैन ऑफ सेनेट, तो मेरा द फर्स्ट वन हु शुड कॉल यूसुफ रजा गिलानी शुड बी इमरान खान, क्योंकि जो भी हुआ ठीक हुआ, ऑफ कोर्स वो चीफ एग्जीक्यूटिव, कांग्रेचुलेशंस और लेट्स वर्क टुगेदर। मेरा हाल उससे बहुत से जो धुआं उठ रहा है, जो एक आग लगी वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर जाहिर है इसके बाद अगला मरहला आपको पता है लॉन्ग मार्च का आ रहा है, और मार्च का महीना है और लॉन्ग मार्च भी आ गई, और कुछ मार्च करने वाले पहुंच गए, हाँ। और बहुत सी चीजें हो गई, तो फिर ये सिस्टम जो है वो मुझे डिसबैलेंस होता है। चलिए लॉन्ग मार्च पे तो मैं बात करूंगी, एक और स्टेटमेंट पे बात कर लेती हूँ। DGIS प्यार ने कहा था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि एतमाद का वोट इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने दिलवाया है, वो खत भी लिखेंगे। ये उनकी स्टेटमेंट है, अगर उनके पास प्रूफ है, कोई भी प्रूफ है, तो यू शुड मेक इट पब्लिक। जस्ट मेयर स्टेटमेंट आई बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल नॉट एक्सेप्ट इट। अगर किसी पास कोई प्रूफ है तो लेके आओ सामने भाई, ठीक मौका है आपके पास, बट जस्ट गिविंग स्टेटमेंट फॉर द हैक ऑफ स्टेटिंग एंड देन जस्ट मीडिया टेंशन, मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं होगा। हालांकि शाहिद खान जो है मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, बड़े समझदार इंसान हैं, अगर उन्हें कुछ लिखा होगा तो शायद उनके पास कोई चीज़ हो, अगर नहीं है तो फिर बाद में से कोई होगी ना। ठीक है रहमान मलिक साहब, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। हमने नाजरीन पहले सेशन पे बात की है चेयरमैन सेनेट के हवाले से, डिप्टी चेयरमैन के हवाले से। चूँकि आज मैं शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ और कुछ देर बाद ही ये मरहला शुरू हो जाएगा, तो हमने अपने प्रोग्राम के हिस्से को चंक्स में डिवाइड कर दिया है। पहले सेशन कम्प्लीट कर लिया, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और अब दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। रहमान मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेरी वेल नोन पर्सन हैं। अब हम बात करेंगे कि जो PDM की आगे की हिकमत अमली है उसको किस तरह देख रहे हैं। सर अब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, वक्त हम बताएंगे, तो इसमें क्या हिकमत अमली है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं, वो उनकी जो बात की है दोनों में हकीकत भी है, और दोनों चीज़ें PDM के फोरम पे फैसला होना है। ठीक। और अभी तक जिस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक दूसरे की हरीफ जमायतें होती थी, आज वो इकट्ठी काम कर रही है, ये भी एक अच्छा उमन है कि कम से कम हॉस्टिलिटी तो ख़त्म हुई। तो अगर 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होता है, और वो लॉन्ग मार्च किस किस्म का होता है, कितनी देर रहता है, और लॉन्ग मार्च से पहले वो फैसला कहाँ जाने का करते हैं, किस जगह बैठना चाहते हैं, और उस लॉन्ग मार्च में उनके TORs किए हैं, वो क्या लेना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें कल तक सिचुएशन ये थी
कि इमरान खान की तरफ से ये एक इम्प्रेशन आ रहा था कि बुज़दार साहब को फारिग कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह की जो बातचीत है उसमें बुज़दार साहब फारिग हो रहे हैं। अब बकौल कामरान खान साहब जो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो हैं फलां उनको फारिग करें क्योंकि इस वक्त उन्होंने हालात आपके लिए ठीक नहीं रखे हैं, तो वो सारी चीज़ों से तो वो डिफाई कर गए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इन चीज़ों से डिफाई भी किया, और अगर ये हार गए तो शायद उस हार को बर्दाश्त ना कर सकें, ठीक है, और अगर जीत गए तो फिर शायद पीडीएम भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मुझे दोनों सूरतों में अच्छी खासी टसल नजर आ रही है। उस टसल में हमेशा नुकसान गवर्नमेंट को होता है, तो हो सकता है कि उनका दोस्त उनको एडवाइस कर दे इमरान खान साहब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो लेट्स गो हेड, आप डिजॉल्व कर दें असेंबलीज को। और मुझे कुछ अपनी तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ मेरी असेसमेंट भी है कि पहले इस पे कोशिश हो चुकी है, और अब अगर हुई तो मेरा इट विल बी स्टॉपेबल, नॉट बी स्टॉपेबल, ये हो जाएगी। ठीक है, नाकदीन ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का एक तुर्राह सियासत रही है कि वो पहले कहती है कि आप जाएं, फिर उसका सिचुएशन देखती है, उसके बाद फिर उनको सपोर्ट भी करती है या कोई हिले बहाने कर लेती है। इस वक्त लॉन्ग मार्च को लेके यही बात हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारा स्केड्यूल टाइट है, हम सिंध से अपना कारवां लेकर आएंगे, ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, आप लोग लॉन्ग मार्च शुरू करें, हम आके आपको ज्वाइन करेंगे। ये भी एक सियासी हिकमत अमली होती है। हम खुदा न खास किसी के साथ उस अंदाज से पीपल्स पार्टी वेडेड नहीं है कि जो कोई दूसरी पार्टी जिस अंदाज से चाहेगी हम चलेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे साथ चलें, और हमारी पॉलिसी हमेशा बेहतर रही है। और मैं ये नहीं कहता कि आसिफ जरदारी साहब हमारे लीडर हैं, उनमें हिकमत अमली बनानी आती है। वो सियासत को बड़ी नज़दीक से देखते हैं और बड़ी सोच समझ के वो चलते हैं, और उनकी सियासत के अंदर जो एक चीज़ है कंसेंसस भी होती है और दूसरा तरीकाकार भी होता है। तो मेरा ख्याल है अभी तक तो जो मेरा ये बड़ी लॉन्ग रफाकत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मोहतरमा के साथ असिस्ट किया, मोहतरम की पॉलिसीज़ को देखा, मोहतरमा ने जिस अंदाज से सिखाया वो भी सीखा हमने, और उसके बाद जरदारी साहब के साथ भी आया। मैं जरदारी साहब के साथ 5 साल मैंने एज इंटीरियर मिनिस्टर भी गुजारे, और उनकी अभी भी रफाकत है, पहले भी रफाकत थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, और आप शायद ये बात सुनकर परेशान हो जाएंगी, तो फिर मैं समझता हूँ, और शायद मेरे साथ कुछ लोग और भी मुतफिक हों, कि आसिफ अली जरदारी साहब को आप प्राइम मिनिस्टर बना दें। पहले ही नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, नून उनको ना नहीं करेगी, हम हाँ कर रहे हैं, उनकी सेहत तो इजाजत नहीं देती। नहीं, मेरी बात सुने ना, आप देखें मना लेंगे। अच्छा। अगर ये आ जाते हैं तो फिर हो सकता है प्रेसिडेंट भी और आ जाए, और मेरे थोड़े जोड़े जो इशारे हैं, जो मेरी चीज़ें लेफ्ट राइट से मुझे आती हैं, तो शायद ये जो आप अभी आपको अनहोनी लग रही है, शायद ये हो जाए। अच्छा जी जी, हो जाए शायद, तो जरूरी नहीं है। आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन से पहले भी जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि हम बड़ा अपसेट और बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें भी कोई सरप्राइज? नहीं, मुझे नहीं पता, ऑनेस्ट टू गॉड मेरे से डिस्कस नहीं उनका हुआ। अच्छा। आज शायद मीटिंग, आज फंक्शन में मुलाकात हो, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। और ही इज़ अ मैन ऑफ सीक्रेसी, वो चीज़ों को अपनी चेस्ट में रखते हैं और कार्ड उस वक्त खोलते हैं जिस वक्त उसकी ज़रूरत है। ये मेरा सारा गैस वर्क है, मुझे किसी ने नहीं कहा ये बयान दो, लेकिन मैं हालात और वाक़यात को सामने देखता हूँ। आप सपोज इट कि कल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो सारे केसेस बंद हो जाएंगे जरदारी साहब पर? केसेस तो हमारे पहले भी चलते रहे, अभी भी चले, और मेरा ख्याल है कि अगर आप मोहतरमा के वक्त देखें तो कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा था, सारे ख़त्म हुए, और जिन्होंने बनाया था उन्होंने माफ़ी भी मांगी। फिर उसके बाद ये हुआ, ये भी बन गए, इसमें भी सब में बेल आउट होगी, परमानेंट बेल होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है नजरिया जरूरत के तहत केसेस बनाए भी जाते हैं और खत्म भी किए जाते हैं। वो तो आपको पता ही ना, पॉलिटिकल जो गेम होती है वो बड़ी लंबी होती है। और एक चीज़ अच्छी हुई, जब हमारी हुकूमत आई तो डिस्पाइट के जरदारी साहब को काफ़ी अच्छी खासी चोटें लगी थी नून लीग से, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया वो चैप्टर, और अपनी हुकूमत के दरमियान हमने, यानी आसिफ जरदारी साहब ने किसी को छेड़ा नहीं है, किसी को कोई चीज़ नहीं बनाई, और आराम से सबको चलने दिया। और एक जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का एक बड़ा पहलू अच्छा था कि ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के जो सही किसी के खिलाफ चीज़ बनती है, लेट दी एजेंसीज एंड मतलब जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, लेट देम हैंडल इट, अपने हाथ पे ना लें।
वैसे ये इंटीरियर मिनिस्टर आपने देखा, मैंने भी उस वक्त नहीं देखा होगा कि फलाने को उठा लो, फलाने को छोड़ दो। नो, हम बिल्कुल कानून के मुताबिक जा रहे थे और अपनी एजेंसियों को ये कहा हुआ था कि आप कानून के मुताबिक देखें, अगर कोई चीज़ है and if you are making a case against a political personality, bring the file, convince me and then I'll do it। और मैंने किया। ठीक है, आपने जो एक बात की कि हो सकता है कि जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, बिलावल भुट्टो साहब नहीं बन सकते प्राइम मिनिस्टर? वो उम्र के लिहाज से अभी पूरे नहीं हुए ना। अच्छा, तो आपको ऐसे जरदारी साहब पे क्या एतराज है? जरदारी साहब बेचारे जब भी हम देखते हैं अदालतों में आते तो उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, नहीं, तो वो मुल्क की हम बागडोर ठीक कैसे कर लेंगे, वो संभालेंगे? ठीक हो जाएगा बिल्कुल। वहाँ दिमाग चलता है, वहाँ कोई पहलवानी तो नहीं करनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे। अच्छा। उन्होंने तो दिमाग इस्तेमाल करना है। ही हैज टू डू गवर्नेंस। और वो सिंध गवर्नमेंट तो देखें चल रही है ना, वहीं बैठे होते हैं, एडवाइस भी करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर वो आ जाएं तो इतराज नहीं होना चाहिए, मुल्क के लिए बेहतर है। नून भी मान जाएगी और हो सकता है पीटीआई के लोग भी कुछ आ जाएं। क्या अस्सलाम वालेकुम, हम भी आपके साथी हैं, पुराने साथी हैं। इमरान खान को गिराने के लिए नून और पीपल्स पार्टी एक हो सकती है और हो चुकी है। नहीं, गिराना क्या, सारे जरदारी साहब आ जाते हैं, अगर जरदारी साहब आ जाते हैं तो आपको लगता है, ऐसा नहीं लगता कि नून लीग और पीटीआई एक हो जाएगी? मेरा ख्याल उस वक्त अगर ये यहाँ तक पहुंची ना बात, अगर अल्लाह करे यहाँ तक पहुंचे तो उस वक्त शायद पीटीआई उतनी ना रहे यूनाइटेड जितनी अभी है। अच्छा। और अभी तो आप एक फैक्टर भूल गई हैं और उस फैक्टर का नाम है मिस्टर तरीन जी, जहांगीर तरीन। तभी इस बार के इलेक्शन में जो है काफी हलचल मची हुई पीटीआई की तरफ से। हाँ, वैसे आपको पता होगा, मुझे नहीं पता चला कौन सी हलचल है, वो हलचल कहाँ तक गई है। अगर वो हलचल चल के इस्लामाबाद के अवानों तक पहुंच चुकी है तो फिर और हलचल हो जाएगी। चलें, अभी कुछ ही घंटे बाकी, पता चल जाएगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो FATF के हवाले से बात करेंगे। कोई रहमान मलिक साहब का इसमें बड़ा अहम रोल है, 2 बार वो खत भी लिख चुके हैं। और सिर्फ रहमान मलिक साहब ही क्यों हुकूमत के जो करते धरते रहनुमा हैं उनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि FATF एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।